नमस्कार दोस्तों, मैं संजय आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। तो चलिए पहला करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। हमारा पहली न्यूज़ जो है वो स्विट्जरलैंड की तरफ से आ रही है। उन्होंने सस्पेंड कर दिया है इंडिया का मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस। एक्चुअली हुआ क्या कि एक सुप्रीम कोर्ट का केस हुआ। इससे भी पहले की बात यह है कि नेस्ले नाम की कंपनी है, उसने डिविडेंड दिया शेयर होल्डर्स को। अब जो नेस्ले का प्रमोटर है वो नेस्ले स्विट्जरलैंड है, ठीक है। तो जब वहां डिविडेंड जा रहा था तो उस डिविडेंड पे टैक्स देना पड़ता है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, वो 10% होता है। तो इन्होंने 5% ही दिया। तो इनका क्या मानना था कि जैसे OECD में 2 मेंबर जुड़े, लिथुएनिया और एक और कंट्री था, तो 2 मेंबर जुड़े, तो भारत की उनके साथ एक टैक्स ट्रीटी है। भारत की उनके साथ ये टैक्स ट्रीटी है कि आप क्या करो, 5% ही हमको टैक्स दो, अलग से ट्रीटी है। तो एक तो कोलंबिया है और दूसरा लिथुएनिया, इन दोनों के साथ ट्रीटी है भारत की। तो स्विट्जरलैंड को क्या लगा कि भारत की नीति होगी OECD कंट्रीज के साथ, क्योंकि जब ये इन दोनों से ले रहा है तो हमसे भी इतना ही लेगा। तो स्विट्जरलैंड ने अपनी तरफ से क्या करा, इंडिया को मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दे दिया। तो इससे क्या होता है कि टैक्स कम लगते हैं। अब जब ये इवेंट हुआ तो स्विट्जरलैंड को समझ में आया कि इंडिया जो है वो नेशन मतलब ग्रुपिंग पे टैक्स निर्धारित नहीं करता। इंडिया जो है जिस भी नेशन के साथ टैक्स एग्रीमेंट करता है, ठीक है, उसमें ये क्लॉज डालता है कि आपको हम टैक्स 5% लगाएंगे। तो एक इंडिविजुअल नेशन टू नेशन ट्रीटी होती है, हम किसी ग्रुप के हिसाब से हम काम नहीं करते। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने डिसीजन में कहा, ये इंडियन गवर्नमेंट ने भी अपने डिसीजन में कहा, दोनों ने यही कहा। तो स्विट्जरलैंड को ये बात समझ में आई। तो स्विट्जरलैंड अब क्या कर रहा है, जो उनके वहां भारत को 5% टैक्स लग रहा था उसको उसने रिव्यू कर दिया और अब वो 10% हो जाएगा। तो मतलब ऐसा वो होता है कि 2 देश एक दूसरे पे बराबर टैक्स लगा रहे होते हैं ताकि किसी को भी एडवांटेज ना मिल जाए, क्योंकि एक दूसरे देश को क्यों रियायत देगा ना। ये कुछ ऐसा ही है जैसे हम क्या करते हैं, जब हमारी मैरिजेस होती हैं तो हम उतना ही गिफ्ट अपने रिश्तेदारों को दे रहे होते हैं जितना वो दे रहे होते हैं। तो बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल सेम बात, ठीक। तो आपको समझाने के लिए मैंने ये एग्जांपल दिया। अच्छा, एक चीज इसमें और है कि ये क्लॉज DTAA में लिखा होता है। ये क्या है, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट। देखिए इसके बारे में भी समझ लीजिए। एक्चुअली ये क्या होता है, मान लीजिए कोई NRI है, वो क्या है, नॉन रेजिडेंट इंडियन, अब वो USA में है। अब आप खुद समझिए, एक बार तो टैक्स वो USA में देगा, फिर वो अपनी इनकम पे भारत में भी पर्सनल टैक्स दे, ये तो डबल टैक्सेशन हो गया भाई। तो इंडिया क्या करता है कि कई देशों के साथ जहां भारतीय बहुत ज्यादा संख्या में, उनके साथ DTA साइन कर लेता है, DTAA। तो ये साइन करके ये फायदा होता है कि उस हमारे देशवासी पे एक ही जगह टैक्स लगता है, या तो वहां लगेगा या यहाँ लगेगा, तो वो डबल टैक्सेशन से बच जाता है, ठीक। और ये भी रहता है कि भारत सरकार का रिकॉर्ड भी रहता है। तो जैसे सालाना क्या करते हैं स्विट्जरलैंड वाले, USA वाले या बाकी यूरोपियन नेशंस, वो इंडिया को भेजते हैं कि यार देखो हमने इतने सारे लोगों पे टैक्स लगाया, तो आप इनसे टैक्स मत लेना। तो इंडिया के पास भी एक रिकॉर्ड वो रहता है कि इतने सारे लोग भारत के बाहर काम कर रहे हैं और वो उनकी इतनी इनकम है। तो ये एक बढ़िया पूरा माध्यम रहता है जिसकी वजह से एक देश की गवर्नमेंट दूसरे देश की गवर्नमेंट से क्या करे, मतलब पूरा एक ट्रीटी साइन कर लेती है। अच्छा, सेम फायदा USA के लोग को भी इंडिया में मिलता है। अगर इंडिया ने मान लो DTA साइन किया है USA के साथ, DTAA, तो सेम USA भी इंडिया के साथ करेगा। तो USA के कोई नागरिक भारत में काम कर रहे हैं तो भी उन पे भी केवल भारत में टैक्स लगेगा, USA में नहीं लगेगा। अब आप कहेंगे कि USA के नागरिक भारत में काम करते हैं, बिल्कुल करते हैं जी। JP मॉर्गन का जो हेड होगा इंडिया का, सही हो सकता है वो USA का हो सकता है, तो वो इंडिया में काम कर रहा है पर है अमेरिकन। तो ये बिल्कुल वैसा हिसाब रहता है, ठीक। तो ये था। अच्छा, इससे और भी इंपैक्ट आ सकता है। एक तो इससे ये इंपैक्ट आ सकता है, भारत में 323 स्विस कंपनी है, 323, 9.77 बिलियन, तो लगभग 10 बिलियन जो FDI है वो 2000 से 2023 तक भारत में आया। इन सब में भी आगे इफेक्ट पड़ सकता है। बाइलेटरल ट्रेड में भी जो है इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक। तो ये सब बातें हैं। आगे देखते हैं EPFO एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो EPF यानी PF ये मैनेज करती है ना, एम्प्लॉयर का PF मैनेज करती है, ये वो ऑर्गेनाइजेशन। अब इन्होंने क्या करा, एक फैसिलिटी अपने मेंबर के लिए प्रोवाइड करी है। अब क्या होता था, पहले क्या होता था कि लोगों को अगर PF से पैसा निकालना है तो पूरा एक बड़ा फॉर्म भरना पड़ता था और फिर वो आगे बहुत जगह पास होता था, तब जाके PF से आप पैसा निकाल सकते थे। अब इन्होंने क्या कर दिया है कि एक ATM कार्ड विड्रॉल दे दिया। तो है क्या, आपको एक ATM वो इशू कर दिया जाएगा,
आपका मतलब एक सर्टेन लिमिट तक आपका जितना मन है आप उतना निकालते रहो, जब आपका मन है तब निकालो, अप्रूवल की उतनी आवश्यकता नहीं। अच्छा, ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि अप्रूवल मिलते ही नहीं थे, बहुत ही स्लो स्पीड है और रिजेक्शन रेट उसमें बहुत हाई रहता है, इसीलिए ये काम किया गया कि ईपीएफओ ने ये बोला आपको एक एटीएम कार्ड टाइप फैसिलिटी देते हैं, जिसकी वजह से आपको रेट ऑफ रिजेक्शन का सामना ना करना पड़े और आपको जब भी जरूरत हो वो तुरंत हो जाए। अच्छा, पीएफ से आप पैसा निकाल सकते हो कब? इमरजेंसी में। तो जैसे बहुत इमरजेंसी हो गई तो आप पैसा निकाल सकते हो, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई, होम लोन लेना है, तब भी आप पैसा निकाल सकते हो। तो बहुत आवश्यक चीजों के लिए आप पीएफ से पैसा निकाल सकते हो। अब उसमें भी कई बार रिजेक्शन हो जा रहा है, कई बार डिले हो जा रहा है, तो पर्सन को बड़ी समस्या होती थी। उस समस्या के निदान के लिए ईपीएफओ ने ये कदम उठाया और एक काफी सराहनीय कदम है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी देश में डिबेट चल रहा है कास्ट सेंसस का। भाई अपोजिशन रोज चालू हो जाता है, बोले कास्ट सेंसस कराओ, ये कराओ, वो कराओ। ठीक, अब जो आंध्र प्रदेश ने ये सेंसस देश में कराने की आवश्यकता है क्या? ये सेंसस स्किल सेंसस। आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना है जिसने स्टेट वाइड स्किल सेंसस कराया। अभी स्किल सेंसस कैसे होगा? इसमें आपके घर में आया जाएगा, आपकी स्किल उसमें नोट करी जाएगी। तो अब ऐसे क्या होगा, राज्य में सबकी स्किल्स का खाका तैयार किया जाएगा। फिर राज्य में पर्टिकुलर ग्रुप को यानी पूरे राज्य के लोगों को स्किल वाइज बांट दिया जाएगा। और सरकार क्या करेगी? सरकार धीरे धीरे ऐसे उद्योगों को, ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को, ऐसे बिजनेसों को अपने स्टेट में लाएगी जो ज्यादा से ज्यादा स्किल सेट वाले लोगों को जॉब दे सके। देखिए कितना बढ़िया काम किया आंध्र प्रदेश ने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाकी देश के स्टेट को भी सीखना चाहिए इससे। तो इससे क्या होगा कि हम वर्क फॉर स्किल को एनालाइज करेंगे, गैप्स को वो एनालाइज करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप को एनालाइज करेंगे कि पर्टिकुलर स्किल के रोजगार हम ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस कर सकें। तो ये सब काम किया जाएगा और ये बहुत ही पॉजिटिव स्टेप। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इंडिया का जो जीडीपी प्रोजेक्शंस है ना दो FY25 के लिए, उसे घटा दिया गया। अब वो घटा नहीं था क्योंकि ऑब्वियसली क्या होता है, प्रोजेक्शन आगे की बात होती है। अब आप खुद सोचो, जिसने प्रोजेक्शन ऊपर रखा होगा, अब आंकड़ा तो 5.4 आ गया, तो वो प्रोजेक्शन घट नहीं। तो इसमें हमने बहुत सारे प्रोजेक्शन कवर करे। सबसे पहला है केयर रेटिंग्स का। केयर रेटिंग भारत की कंपनी है, इन्होंने क्या कर रखा है कि हमारा जीडीपी फोरकास्ट 6.8 से घटा दिया 6.5। एक्चुअली इनको एक तो पुराना डेटा भी थोड़ा सा घट के आया था, दूसरा अभी क्या हुआ कि सेल्स के नंबर आए कंज्यूमर प्रोडक्ट के, तो उसमें बहुत पुरानी कंपनी है कंज्यूमर, गोदरेज कंज्यूमर, डाबर, HUL, इन्होंने ये बोला कि नवंबर के सीजन में भी आप ये मत एक्सपेक्ट करना कि कोई जबरदस्त सेल हुई है। तो कोई इतनी सेल नहीं हुई, अभी भी डिमांड जो है वो कम ही बनी हुई है। तो ये एक बड़ा कंसर्न है, इसकी वजह से अब जीडीपी का फोरकास्ट घटा रहे हैं लोग। ठीक, और कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी इशू है, क्योंकि कोविड के बाद क्या करा सरकार ने, हर साल मोटा माटी 15 से 20% कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया। अब गवर्नमेंट इतने लेवल पे कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा नहीं सकती, क्यों? क्योंकि उन्हें फिस्कल डेफिसिट भी कंट्रोल में रखना है और टैक्स बढ़ने की स्पीड इतनी है नहीं। तो ये सब इशू है जो आगे जीडीपी को बढ़ने नहीं देंगे। ठीक, दूसरा क्या, अर्बन कंजम्पशन भी काफी कम हुआ है। रूरल डिमांड तो ठीक ही है, पर अर्बन कंजम्पशन काफी कम हुआ है। पिंच वालों ने भी हमारी जो फोरकास्ट की रेटिंग है वो घटा दी है। पहले उनका एस्टिमेट 7% जीडीपी ग्रोथ का था, अब वो 6.4 हो गया। एडीबी वालों ने भी ये घटाकर 6.5 कर दिया। तो लगभग सब लोग बराबर ले आए और वो आगे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे आने वाले क्वार्टर में हो सकता है कि जीडीपी थोड़ी और कम आए जितनी एक्सपेक्टेड है उसके हिसाब से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट जितेंद्र सिंह ने, ये MOS किसके हैं? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस और पेंशन। इन्होंने अमृत ज्ञान कोश पोर्टल लॉन्च करा है नई दिल्ली से। ये पोर्टल क्या करेगा? ये एक तो गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करेगा, दूसरा ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर इनको भी इंपावर करेगा, इनकी ट्रेनिंग होगी, इनको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए ये इस पोर्टल में होगा। तो काफी मल्टीपल इनको सहायता मिलेगी इससे। इससे क्या हो रहा है कि एक कंप्रिहेंसिव नॉलेज बेस बनाने की कोशिश करी जा रही है कि एक नॉलेज बेस हो। मान लो अब एडमिनिस्ट्रेटर जो नए नए ज्वाइन करते हैं उन्हें सेवरल डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है, तो होगा क्या, अगर एक नॉलेज बेस होगा जिसको किसी एक्सपर्ट एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा सही है बनाया जाएगा, तो होगा क्या कि उसको काफी गाइडेंस मिल सकती है नए एडमिनिस्ट्रेटर को, तो इससे बड़ा फायदा होगा। ठीक है, तो और एक क्या होता है, एक और चीज होती है, जैसे क्या होता है नया एडमिनिस्ट्रेटर आता है तो वो अब जो पॉलिसीज होती हैं, जो प्रैक्टिस होती है वो अलाइंड नहीं होती। एक
डीएम आया या एक एसडीएम आया तो वो अपने हिसाब से चलेगा, दूसरा आएगा वो अपने हिसाब से चलेगा। इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ डिफरेंट होता है लोगों का। तो इसीलिए क्या कर रहे हैं, अमृत ज्ञान पोर्टल बना रहे हैं ताकि जो प्रैक्टिस है उन्हें अलाइन किया जा सके। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का टारगेट है। सही है, तो 15 सस्टेनेबल गोल इससे मैच मतलब अचीव करना ज्यादा आसान हो जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप। ठीक, जितेंद्र सिंह आपको इमेज पे दिख जाएंगे और अमृत ज्ञान कोश पोर्टल आपको इमेज में दिख जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बॉब कार्ड, भाई देखिए जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उनकी कार्ड की कंपनी है जिसका नाम है एसबीआई कार्ड। सही, एचडीएफसी की अपनी कंपनी है, आईसीआईसी की अपनी है, एक्सिस की अपनी है, सबकी अलग अलग कार्ड कंपनी होती है। ऐसी बैंक ऑफ बड़ौदा की भी एक कंपनी है, सब्सिडरी है, उसका नाम है बीओबी कार्ड। उन्होंने कार्ड लॉन्च किया महिलाओं के लिए, ठीक, उसका नाम है तियारा कार्ड। ठीक, अब ये तियारा क्या है, ये क्रेडिट कार्ड है। ये क्या करेगा, अच्छा ये प्रीमियम कार्ड है जो वुमेन सेंट्रिक ऑफरिंग करेगा। तो इससे क्या होगा, वुमेन एम्पावरमेंट होगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन वुमेन का बढ़ेगा। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि मतलब बैंक अब ऐसे प्रोडक्ट भी निकालना स्टार्ट कर चुके हैं जो वुमेन ओरिएंटेड हो। तो बाकी चीजों में तो काफी प्रोडक्ट निकले थे, अब ये क्रेडिट कार्ड का भी ऐसा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये हो गया। देखिए ये जो एम्पावर है मतलब ये जो क्रेडिट कार्ड होगा, ये क्रेडिट कार्ड रुपे नेटवर्क मतलब रुपे का होगा। जैसे हमने देखा होगा ना कोई भी वो कार्ड होते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, तो उसमें क्या होता है कार्ड कंपनियां होती है सब। सही है, तो मास्टर कार्ड, वीजा, ये पेमेंट गेटवे प्रोवाइडर होते हैं सब। तो ये तियारा जो होगा वो रुपे के नेटवर्क से पावर्ड होगा। ठीक, तो ये बढ़िया स्कीम है, ये बढ़िया। आगे देखो, टेस्ट एटलस नाम की एक मैगजीन है, ठीक है, ये ट्रैवल और फूड गाइड मैगजीन है। इन्होंने रिसेंटली रैंकिंग जारी करी है टॉप 10 बेस्ट फूड सिटीज की, ऐसे शहर जहां बढ़िया खाना मिलता है, जहां बढ़िया स्ट्रीट फूड है। सही, तो इसमें जो टॉप लिस्ट में वो तो यूरोप के देश के सिटीज है, उसमें भी पर्टिकुलरली इटली। सही है, मुंबई भी इसमें अपनी अपीयरेंस दिखा पाया टॉप 5 में। अब जरा ध्यान से समझिएगा, मुंबई में भी और दिल्ली में, सही है, मुंबई दिल्ली में वाइब्रेंट स्ट्रीट फूड है। पर होता क्या, थोड़ा सा कंसर्न है दिल्ली में कि वहाँ साफ सफाई का रहता है इशू, मुंबई में वो नहीं रहता। जैसे मुंबई का एक बहुत फेमस डिश है वड़ा पाव। सही है, ये एक वहाँ की बिल्कुल वो रेसिपी है जो वहीं की है, बिल्कुल बहुत फेमस है। इंडिया में स्ट्रीट फूड का कल्चर बहुत है, तो यहाँ क्या है, बस एक ही इशू है, हाइजीन का इशू रहता है थोड़ा। तो जैसे अभी कई फॉरेनर्स आते हैं तो वो इमेज मतलब फोटो बनाते हैं या वीडियो बनाते हैं, तो उसमें अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस का इंडिया मतलब उसकी वजह से पीछे रह जाता है। वरना इंडिया का तो बहुत ही ज्यादा वाइब्रेंट फूड स्ट्रीट फूड है। सही, तो ये हो गया। अब इससे क्या हुआ, जो ये टेस्ट एटलस में मुंबई को रिकॉग्निशन मिला, इससे इंडिया के डाइवर्स फूड कल्चर को जो है वो रिकॉग्निशन मिलता है ऑल ओवर वर्ल्ड में। ये टेस्ट एटलस आप ध्यान रखिए। अगला, एलआईसी ने हर साल, एलआईसी यानी पिछले साल भी एलआईसी ने ये किया, इस साल भी यही कर रहा है वो एलआईसी ने, इनने गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप स्कीम 2024 लॉन्च करी है। इसमें ये जो क्या होता है ना, गरीब बच्चे होते हैं यानी इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट, इनको ये हायर एजुकेशन परस्यू करने के लिए स्कॉलरशिप देते हैं। अब इसका सही है, ये एलआईसी का स्कीम है। आपको क्या ध्यान रखना है इस पूरी न्यूज में, एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि एलआईसी की गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप है और इसमें जो टारगेटेड ऑडियंस है वो है इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट। और मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, कि वो परस्यू कर सके हायर एजुकेशन। ठीक, इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट 8 दिसंबर से स्टार्ट होगी और 22 दिसंबर तक ये चलेगा। तो आप अगर आप किसी को जानते हैं जो इकोनॉमिकली वीकर है और जो हायर एजुकेशन परस्यू करना चाहता है तो उसको आप ये बता सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस है ये इंश्योरेंस कंपनी। इन्होंने अपना ब्रांड नेम चेंज किया, अब इनका नाम हो गया एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। एक्चुअली हुआ क्या, एक्सिस बैंक ने मेजॉरिटी स्टेक खरीद लिया है इसमें, बहुत ज्यादा स्टेक अपना बढ़ा लिया, इसीलिए उनको नाम जो है वो रीब्रांड करना पड़ा। तो एक्सिस बैंक क्या चाहता है, देखिए हर बैंक अपना एक इंश्योरेंस आर्म चाहता है, एक लाइफ इंश्योरेंस आर्म और एक नॉन लाइफ इंश्योरेंस आर्म जो जनरल इंश्योरेंस होता है। तो सारे बड़े बैंकों के पास है, जैसे स्टेट बैंक का एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो स्टेट बैंक एसबीआई लाइफ करके उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक, जहां से वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को रूट करते हैं। दूसरा उनके पास एसबीआई जनरल है, जहां से वो जनरल इंश्योरेंस करते हैं। एचडीएफसी के पास भी यही है, आईसीआईसी के पास भी यही है,
ICICI लोम्बार्ड आपने सुना होगा, ICICI लाइफ सुना होगा, प्रूडेंशियल वाला जो है, तो सबके पास है। तो एक्सिस बैंक भी अब इसी श्रृंखला में आगे बढ़ा है। तो उसने क्या किया है, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का मतलब उसमें मेजोरिटी स्टेक खरीद ली है। अब ये जॉइंट वेंचर हो गया, ठीक। तो वही बात वहां बोली। HSBC यानी हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन्होंने क्या करा है कि मास्टर कार्ड के साथ कोलेबोरेशन करके, अब मास्टर कार्ड फिर से क्या हो गया, पेमेंट गेटवे प्रोवाइडर, वही ना, क्रेडिट कार्ड की कुछ कंपनी है, क्या वो कुछ कार्ड कंपनी है जो कार्ड सर्विसेज देती है, जैसे वीजा, मास्टर कार्ड, रुपए, अभी मैंने आपको बताया था। तो इन्होंने HSBC वालों ने मास्टर कार्ड के साथ लॉन्च किया है HSBC प्राइवी। अब ये क्या है, ये प्रीमियम क्रेडिट कार्ड सर्विस है जो अपने मतलब देखिए, एक तो होते हैं सामान्य मतलब बैंक में कस्टमर, एक होते हैं थोड़ा हाई रिच इंडिविजुअल, उन्हें कहते हैं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। ऐसे लोग होते हैं, उनको वो क्या चाहता है बैंक कि उनको प्रीमियम सर्विसेज दी जा रही। तो बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे HDFC का इंसिग्निया है, सही है, SBI वो का भी है, जितने बड़े बड़े बैंक सही देश में या विदेशों में, उनके अपने अपने क्रेडिट कार्ड होते हैं। उन क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, जो प्रीमियम क्रेडिट कार्ड होता है उनमें बड़े सारे फीचर होते हैं। उनमें फीचर कैसे होते हैं, जैसे आप एयरपोर्ट गए तो आपको लाउंज वो मिलेगा रहने के लिए, मतलब कुछ देर रुकने के लिए, खाने के लिए, आप उसे रेस्ट रूम की तरह यूज कर सकते हो। उसका चार्ज कितना, 1 रुपये। अच्छा, ये होता क्या, आपका जितना बढ़िया क्रेडिट कार्ड है सही उतना बढ़िया रहता है। तो अब जैसे कई लोग को जो होते हैं वो रिच होते हैं और इंटरनेशनल उनको ट्रैवल करना पड़ता है, तो ये कार्ड कंपनियां जो है, जो बड़े बड़े बैंक है, उनको ऐसे कार्ड इशू करते हैं जो बड़े बड़े जगहों में, बड़े बड़े एयरपोर्ट में चल जाता है और आप वहाँ लाउंज सर्विसेज यूज कर सकते हो। तो ये एक HSBC, ये क्या होता है, ये एक बैंकों का तरीका है कि बड़े बड़े कस्टमर को रिझाने का, ताकि बड़े बड़े कस्टमर उनके अकाउंट खोले और उनके वहां रहें। ये काफी अच्छा बैंक है HSBC। इन्होंने भी HSBC प्राइव करके एक प्रीमियम क्रेडिट कार्ड सर्विस लॉन्च करी, ठीक। ये कार्ड सर्विस जो है वो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल, अभी मैंने आपको बताया, और अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के लोगों के लिए। तो आपसे कैसा सवाल पूछा जा सकता है कि HSBC प्राइव इज व्हाट, तो हाँ वो क्या है, वो एक प्रीमियम क्रेडिट कार्ड सर्विस। चलिए, तो आज के करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होते हैं, ठीक। आपको आज के करंट अफेयर्स कैसे लगे ये हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।